नमस्कार दोस्तों, अपने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में 1857 के विद्रोह के प्रसार के बारे में अध्ययन किया था। चलिए उसी की अगली कड़ी में हम प्रारंभ करते हैं। 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए। 1857 के विद्रोह के पश्चात जो ब्रिटिश महारानी हैं उनको इस बात का एहसास हो गया था कि हम कोई ना कोई भूल कर रहे हैं, या जो कंपनी है जिसके शासन में भारत की बागडोर है वो कहीं ना कहीं कोई भूल कर रही है। इस वजह से विद्रोही इतना ज्यादा तेजी से विद्रोह कर रहे हैं, इतना ज्यादा कत्लेआम मच रहा है। तो इन्हीं जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए उन्होंने वहां पर एक एक्ट पारित किया। और ये जो एक्ट पारित किया जाता है 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश जो पीएम है लॉर्ड पाल्मस्टन उनके नेतृत्व में किया जाता है, और इसका नाम रखा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको पारित किया जाता है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के दरमियान ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, तो आपको यही बताना है। इनको तस्वीर है पीएम लॉर्ड पाल्मस्टन। इन्होंने इस एक्ट को पारित किया और वहां से एक्ट यहाँ पर आया। और यहाँ पर आप जानते हैं कि 1857 का जब विद्रोह होता है उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल होता है वो कैनिंग होता है, लॉर्ड कैनिंग, ये उनका तस्वीर है। और इन्होंने इस एक्ट को लिया और विक्टोरिया के घोषणा पत्र के रूप में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में सबके सामने पढ़ा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने। और कब पढ़ा? 1 नवंबर 1858 में। कहां पर पढ़ा? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इसको पढ़ा। इसके पढ़ने के पश्चात उसमें भी दी हुई तमाम सारी घोषणाएं हैं, उन पर हम अभी बात करेंगे। और इसी एक्ट के तहत इनको गवर्नर जनरल से बदल करके वायसराय बना दिया जाएगा। तो भारत के पहले वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएंगे। तो चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया जाता है उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि इस पर भारतीयों के लिए बहुत सारी खुशखबरी दी गई थी, बहुत सारी अच्छी बातें थी। इस वजह से बहुत सारे अधिकार दिए गए थे भारतीय जनता को। इस वजह से कई विद्वान इसको भारतीय जनता का महाअधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल कहते हैं। तो इनके प्रावधानों को एक एक करके चर्चा करते हैं। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा, यानी अभी तक जो हमारे देश में शासन करने वाली जो बॉडी थी, संस्था थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी से परमिशन लेकर के आती है कि हम जा रहे हैं व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के उद्देश्य तो प्रारंभ में आते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना उद्देश्य बदल दिया और बदल करके यहाँ पर व्यापार के साथ साथ भारतीय शासकों की जो राजनीतिक मुद्दे थे उन पर हस्तक्षेप करना भी चालू कर देते हैं। और धीरे धीरे करके तमाम सारे भारतीय हिस्सों को, राज्यों को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया और वहां पर शासन चलाने लगते हैं। उन्हीं की नीतियों के कारण, हमने नीतियों को पढ़ा है कि नीतियों के कारण 1857 को विद्रोह हो जाता है। इसी वजह से जो महारानी है वो समझती हैं और उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी के शासन को यहाँ समाप्त कर दिया है और सीधे अपने हाथों में ले लिया है। यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन शब्द लिखा हुआ है। ब्रिटिश क्राउन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो ब्रिटिश महारानी उनका क्राउन, यानी महारानी की यहाँ पर बात नहीं होती। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत महारानी हो जाएंगी, वहां की जो पार्लियामेंट है, संसद है ब्रिटिश, वो हो जाएगी, और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो हो जाएंगे। ये तीनों लोग मिलकर के ब्रिटिश क्राउन का निर्माण करते हैं। इन तीनों लोगों के अधीन में आ जाएगा भारत का शासन। और गवर्नर जनरल जो अभी तक था कैनिंग, उसका नाम बदल दिया गया और उसके काम भी बदल दिए गए। अभी तक जो गवर्नर जनरल होता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। अब इसको वायसराय कर दिया गया और ये किसके प्रति उत्तरदायी हो जाएगा? ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाएगा, यानी ब्रिटिश क्राउन को अपनी जवाबदेही देगा। दूसरा काम किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया कंपनी को गाइड करने वाली बॉडी हुआ करती थी, इन संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया जा रहा है, शासन की जिम्मेदारी समाप्त कर दी जा रही है, इसलिए इनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। अब इनके जगह पर गाइड करने के लिए, देश में शासन चलाने के लिए किसको रखा जाएगा? तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। एक नया पद बना दिया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सामान्य भाषा में इसको भारत सचिव के नाम से जाना जाता है। भारत सचिव नामक एक नया पद बनाया जाता है और अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। होता यह था कि ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जितने भी मंत्री होते थे, उनमें से एक मंत्री को जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि आपको भारत की जिम्मेदारी उठाना है, यानी भारत से जो भी मामला आए, जो भी समस्याएं आई, उनका सॉल्यूशन करने के लिए आपको तलब किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। एक ब्रिज का काम कर रहा है ये, भारत के और ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है।
तो भारत का राज्य सचिव नामक एक पद बनाया गया और ये कहाँ पर रहेगा, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही रहेगा, वहाँ की संसद में रहेगा। और यहाँ से जो भी प्रॉब्लम होगी हमारे देश में, यहाँ पर कौन रहेगा, मेन जो हेड रहेगा, तो यहाँ पे वायसराय रहेगा। वायसराय को कोई प्रॉब्लम होगी वो अपनी चिट्ठी लिख करके भेजेगा। वो चिट्ठी कहाँ पर जाएगी, इस राज्य सचिव के पास जाएगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाएगी और ये फिर उस पटल पर रखेगा, वहाँ की पार्लियामेंट में रखेगा अपनी प्रॉब्लम को और वहाँ पर उसको सॉल्व किया जाएगा। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। तो ये भारत परिषद इसकी समस्याओं को सॉल्व करने में मदद करेगी और भारत परिषद में 15 जो लोग होते थे उनमें से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा तथा 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। कंपनी का जो निदेशक मंडल था वो 7 लोगों को और 8 लोगों को ब्रिटिश क्राउन, यानी दोनों तरफ की सुनी जा रही है। 15 लोग इसके संरक्षण में रहेंगे, उसको सम्मिलित रूप से भारत परिषद कहा जाएगा और वो इसको सलाह देगी। 3 पद आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत काम आएंगे। एक व्यक्ति भारत में रह रहा है जिसका नाम है भारत का वायसराय, एक वहां की पार्लियामेंट में रह रहा है, भारत का राज्य सचिव है और इसको सलाह देने के लिए एक भारत परिषद, इंडिया काउंसिल, ये 3 संस्थाएं हैं। तो भारत का पहला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट किया जाता है उसका नाम क्या था, लॉर्ड स्टैनली। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यानी 1858 में ही जो भारत का पहला भारत का सचिव बनाया जाता है उस व्यक्ति का नाम क्या था, लॉर्ड स्टैनली थी उसका तस्वीर। चौथे नंबर पर हम आते हैं, भारत की रियासतों के मामले में प्रावधान यह किया जाता है कि ब्रिटेन के द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने का निर्णय लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी भारतीय रियासतें थी वो विद्रोह में शामिल भी हुई थी, बहुत सारी हालांकि ऐसी भी थी जो विद्रोहियों का साथ उन्होंने नहीं दिया था, यानी अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ऐसा दोबारा ना हो इसलिए उन्होंने भारतीय रियासतों के बारे में कोई हस्तक्षेप ना करने की नीति अपनाई, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी पूरी तरह से भारत को जीता नहीं था, तमाम सारी रियासतें अभी स्वतंत्र थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर इन पर हम इंटरफेयर करेंगे तो ये दोबारा से हमारे विरुद्ध खड़ी हो सकती। व्यक्तिगत सिद्धांत, जो 1857 के विद्रोह का एक सबसे बड़ा कारण था, डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, उस सिद्धांत को समाप्त करने की घोषणा कर दी जाती है और अपने दत्तक पुत्रों को लेकर के उसे राज्य को सौंपने की भी जिम्मेदारी वहां के राज्यों को दी जाती है। एक अगला कारण था भारतीयों के धर्म एवं रीति रिवाजों परंपराओं का सम्मान करने और इस मामले में तटस्थ रहने की उन्होंने योजना बनाई, क्योंकि भारतीय धर्म के मामले में वो लोग इंटरफेयर कर रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। यानी जितने भी हमने 1857 के विद्रोह के कारणों को पढ़ा है उन सारे कारणों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। 7वां और सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है वो पील आयोग के रूप में है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पील आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पील आयोग का गठन जो है सेना के पुनर्गठन के लिए किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्रोहियों में सबसे जो प्रमुख थे, जो जिन्होंने लीड किया था 1857 के विद्रोह को, वो लोग भारतीय सिपाही थे और भारतीय सिपाहियों के लिए वो कुछ व्यवस्था करना चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने पील आयोग का गठन किया था। पील आयोग ने सिफारिश कुछ दी है और उस सिफारिश को लागू करा जाएगा। इस सिफारिश में मुख्य बात यह थी कि भारतीय सेना में यूरोपियों की संख्या की को बढ़ोतरी करने की बात कही थी उसने। यानी भारतीय सैनिक ज्यादा थे और ब्रिटिश सैनिक कम थे। भारतीय सैनिक कितने होते थे, 5 अगर भारतीय सैनिक है तो 1 ब्रिटिश सैनिक हुआ करता था उस समय सेना में जब विद्रोह हुआ था। इतने लोगों में मामला डिसबैलेंस हो जाता था और यही कारण था कि विद्रोह में भारतीयों का पलड़ा भारी रहा। इसी समस्या को जो है बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस किया जाएगा, उच्च पदों पर भारतीय सैनिकों नियुक्त को बंद कर दिया जाएगा। जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, कमांडर वगैरह, उन पर भारतीय सैनिकों को बंद कर दिया गया, उनको अपॉइंट करना। साथ ही तोप खाने पर पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपना अधिकार में उसको ले लिया, तोप खाने में कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं जा सकता है, क्योंकि बंगाल बटालियन को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है 1857 के विद्रोह को प्रारंभ करने में। आपने देखा मुर्शिदाबाद में किस तरह से विद्रोह की लहर प्रारंभ होती है और मुर्शिदाबाद से चल करके हालांकि बाद में मेरठ आदि जगहों पर विद्रोह ज्यादा तेजी से फैलता है। इसमें काम क्या किया जाता है कि जो 1:5 का अनुपात होता है उसको कम करके 1:2 कर दिया जाता है। 1:2 का मतलब है कि इसमें 1 सैनिक अंग्रेज रहेगा और 2 सैनिक भारतीय रहेंगे। मान लेते कि 100 लोग हैं तो 100 में से 66 लोग के आसपास भारतीय सैनिक होंगे और 33 लोग के आसपास ब्रिटिश सैनिक होंगे। तस्वीर में एकदम उल्टा बना हुआ है, तस्वीर में मत जाइएगा। इसमें 1 भारतीय 2 यूरोपीय बने हुए हैं। आपको इसको जस्ट अपोजिट समझना है कि 2 भारतीय कहा गया और 1 यूरोपीय, यानी 1 यूरोपीय रहेगा और 2 भारतीय रहेंगे सैनिक। इस तरह से कर दिया गया। मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी में इसको 1:3 कर दिया गया, यानी 3 सैनिक
भारतीय रहेंगे, एक सैनिक यूरोपीय रहेगा। इस तरह से किया जाता है। तो ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख परिणाम निकलते हैं और इस तरह से मेंटेन करने का, जो पहले की जैसी व्यवस्था उसको मेंटेन करने का ब्रिटिश जो क्राउन है वो प्रयास करता है। अपने अगले वीडियो में हम 1857 के विद्रोह से संबंधित तमाम सारी पुस्तकें, प्रमुख कथन और विद्रोह के असफल होने के कारणों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।